टॉपिक। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलिए, ये आपका है लास्ट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आपको मैट्रिक्स से छुटकारा। ये 4 मैट्रिक्स अच्छे से कर लीजिए, सफिशिएंट है। ये बचा हुआ था डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट मैट्रिक्स है डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, डीपीएम शॉर्ट। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स किसके द्वारा डेवलप किया है, हु डेवलप्ड इट? तो सेल केमिकल्स यूके का है। ठीक है, सेल केमिकल एक्चुअली एक कंपनी है यूके की, उसने ये डेवलप किया है। ठीक है, इट इज अनदर पोर्टफोलियो मॉडल। ठीक है, बाकी जितना भी मैट्रिक्स है सेम वे ये भी एक डिफरेंट पोर्टफोलियो मॉडल है। हेल्प्स द कंपनी इन आइडेंटिफाइंग वन बैलेंस्ड बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए अब तक तीनों मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखे, जो प्रॉफिटेबल है उसका पैसा निकाल के, जो वीक है उसमें डालते थे, जो बहुत ज्यादा वीक है, जो अब उठ सकता ही नहीं है, तो उसको हम निकाल करके उसका कैश प्रॉफिटेबल वाले में डालते थे। ऐसे ही बैलेंस कर रहे थे। सेम इसका भी काम। ठीक है, अब बीसीजी के तरह ये भी आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बीसीजी और आपका ये दोनों 3x3, कोई कंफ्यूजन नहीं। जीई 9 और फिर इससे पहले हो फर्स्ट 15। फाइन, तो यानी 2 3x3, एक जी का 9 और एक का 15, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी मैट्रिक्स की तरह इसमें भी वर्टिकल एक्सिस में आप देख लेंगे अपने कंपनी का कैपेबिलिटी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अपने कंपनी का कैपेबिलिटी देखा जा रहा है। कंपनीज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी ग्रेडेड इन 3 क्लासेस। ठीक है, वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग। जी से हम लोग देख रहे हैं कि 3 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग। फाइन, उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट। तो हर सेक्टर में आप लोग देखिए, हर मैट्रिक्स में देखिए कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन तो एक फिक्स रहता ही है, दूसरा वाला चेंज होता है। बीसीजे में क्या था, एक था रिलेटिव मार्केट शेयर और एक और कौन था, रिलेटिव मार्केट ग्रोथ। रिलेटिव मार्केट ग्रोथ शेयर आपका है, आपके कंपनी का कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। एक और कौन था, मार्केट ग्रोथ रेट। मार्केट ग्रोथ रेट था। फिर जी में एक और कौन था, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस था। कोई बात नहीं, दोबारा भी ये खत्म होने के बाद तीनों इकट्ठा एक बार देख लेंगे, कंपैरेटिव हम लोग कर लेंगे। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस था, जी में इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस था। उसके बाद आप ऑफर में लाइफ स्टेज था। ठीक है, सेम वे अब इसमें हम लोग प्रोस्पेक्ट देखते हैं। सेक्टर प्रोस्पेक्ट कहने का मतलब कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपका कितना अट्रैक्टिव है, कितना अनअट्रैक्टिव है और कितना एवरेज है। यहाँ पे भी 3 कैटेगरी लिया गया है आपका, अनअट्रैक्टिव, एवरेज और अट्रैक्टिव। ठीक है, ये सेक्टर प्रोस्पेक्ट हुआ। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, सेक्टर प्रोस्पेक्ट, और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग रख रहे हैं कंपनी का कॉम्पिटिटिव पोजिशन। ठीक है, उसका कॉम्पिटिटिव पोजिशन। एक तो ये वेटिंग रूम कंटिन्यूस 4 बच्चे, कभी 5 बच्चे। आगे बढ़िए। कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर। यहाँ पे और एलॉबरेट किया गया है कि कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी में 3 फैक्टर को यहाँ लिया गया है। कौन कौन, मार्केट का पोजीशन क्या है। ठीक है, मार्केट पोजीशन यानी आपके फर्म का मार्केट पोजीशन क्या है। फाइन, उसके बाद आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है। फिर प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है। फाइन, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट की बात करें तो इंडस्ट्री पे अब हम आ जाएंगे। उस इंडस्ट्री का क्या है, ऑन द बिजनेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट क्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्ट। तो डीपीएम क्या है, ये बेसिकली है इज एन एड टू द टॉप मैनेजमेंट इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर अ कॉन्ग्लोमरेट। व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट, संभव, कोई सुधार, आज का आंसर मिलेगा? नो मैम। कोई सुधार नहीं, आप पास सही जा रहे हैं। बताइए देवराज, व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट?
formed with different companies. मैम ऐसी कंपनी जो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियों से मिलकर बनी हो। आप लोग कीवर्ड मिस कर रहे हैं। पहले चैप्टर में याद दिला दूं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का चैप्टर था, ठीक है, उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। डिफरेंट स्ट्रैटेजी में हम लोग का पहला जो था एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रेट, कॉन्ग्लोमरेट, डाइवर्सिफिकेशन पढ़े हुए हैं। इतना हिंट देने के बाद अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब आप खुद पढ़े ही नहीं। गौतम, रोल 43। यस मैम। कोई आइडिया कॉन्ग्लोमरेट? नो मैम। देखिए वो आपका बेस है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का जो चैप्टर आप पढ़े हैं वो देख रहे होंगे, वो टर्म हर चैप्टर में मिल रहा है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का वो बेस वाला चैप्टर है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, सारा बेस है वो। कॉन्ग्लोमरेट हम लोग पढ़े थे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में। अनरिलेटेड प्रोडक्ट में जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं उसको कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। कॉन्सेंट्रेट जब हम रिलेटेड प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई करते हैं तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। इस वजह से मैंने आप लोग को एग्जाम्पल से सब कुछ समझाया है। कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड, जैसे जियो रिलायंस अभी जियो में है, अनरिलेटेड, रिटेल में घुस गई, कंप्लीटली अनरिलेटेड, टेलीकॉम से कोई वास्ता नहीं। बताया गया था एग्जाम्पल, याद है वर्षा? यस मैम। अब समझ आया कॉन्ग्लोमरेट? जब हम अनरिलेटेड बहुत सारा प्रोडक्ट होता है हमारे पास, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है वो हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में फॉर कॉन्ग्लोमरेट विद डाइवर्सिफाई पोजीशन इन टर्म ऑफ देयर प्रोस्पेक्ट एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, इन दोनों में वो हेल्प करता है। फाइन। अब देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स देखिए, तब ये टर्म आप समझ पाएंगे। ये है सेल्स डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हर बॉक्स में अलग अलग यहाँ पे टर्म है। फाइन, यहाँ पे देखिए, इस इधर आपका वर्टिकल है, ये है सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट, वर्टिकल में है सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट, हॉरिजॉन्टल में है यूनिट्स, प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ठीक है, आपके फर्म का कॉम्पिटिटिव पोजीशन यहाँ पे क्या है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव पोजीशन यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे उसी तरीके से डिफाइन किया गया, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। फाइन। अब यहाँ सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट यानी इंडस्ट्री क्या है, अनअट्रैक्टिव, एवरेज और अट्रैक्टिव। ठीक है, अब पूरे ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसमें अब सारे टर्म को ही हमको डिफाइन करना है और ये मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स में जितना आपका टर्म है, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, फेज विड्रॉवल हो गया, डबल और क्विट हो गया, ये सब हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, इधर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर फेज विड्रॉवल इधर हो गया, आप देख रहे हैं ये टर्म रिपीट हुआ है, एक फेज विड्रॉवल यहाँ है, एक फेज विड्रॉवल यहाँ है। ठीक है, जब अपना पोजीशन वीक है और कंपनी जो सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट है इंडस्ट्री का वो एवरेज है, यहाँ भी फेज विड्रॉवल, और यहाँ देख रहे हैं ये भी एवरेज है और इंडस्ट्री का पोजीशन अनअट्रैक्टिव। तो दो केस में यहाँ फेज विड्रॉवल लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? स्क्रीन विजिबल है? सबको विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब आ जाइए, नेक्स्ट टर्म है कस्टोडियल। ठीक है, इस टर्म को हम लोग समझेंगे। ट्राई हार्डर, कैश जनरेशन, लीडर ग्रोथ, और लास्ट में आपका वही पांचों उंगली घी वाला पोजीशन, लीडर। ठीक है, मेरा भी पोजीशन स्ट्रांग है और इंडस्ट्री भी अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले पकड़ते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या ये वाला पोजीशन। पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं पीछे से। ये वीक है, यहाँ ये वाला बॉक्स ध्यान से देख लीजिए सब लोग। रागिनी, सो के उठे हैं आप? ये वाला पोजीशन है डिसइन्वेस्टमेंट, वीक पोजीशन अपना भी और इंडस्ट्री का हालत भी खराब यानी अनअट्रैक्टिव। तो इस पोजीशन में क्या करना चाहिए, यानी सेम या फिर बोलिए इक्वल टू डॉग्स पोजीशन इन बीसीजी। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द कंपनीज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी आर वीक। ठीक है, नीचे वाला जो क्वाड्रेंट आप देखे, कंपनी की कैपेबिलिटी भी वीक है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी अनअट्रैक्टिव है। तो कोई भी क्वाड्रेंट को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो पहले आप हाई और लो या वीक या अट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव ये पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसका पर्पस आगे आप बताएंगे कि उस क्वाड्रेंट पे क्या होता है डिसीजन आपका। ठीक है, तो द एसबीयू विल बी इन द पोजीशन ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ पे कैश आपका लगते जा रहा है और
कुछ कमा के ये वाला सेक्टर आपको दे नहीं रहा है, ठीक है, एंड विल बी लूजर। दिस रिप्रेजेंट डॉग पोजीशन इन बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। तो डाइवेस्ट करना यही सबसे बेस्ट हम लोगों का स्ट्रेटेजी होता है डॉग पोजीशन में, बीसीजी हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। तो द सिचुएशन इज नॉट लाइकली टू इम्प्रूव इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में भी उसका कोई ग्रोथ का गुंजाइश नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री भी अट्रैक्टिव है, ठीक है। अपना पोजीशन तो वीक है ही, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री का भी जो पोजीशन है वो भी खास नहीं है, कंप्लीटली अनअट्रैक्टिव है। तो वहां पे हम पैसा नहीं ही लगाएंगे, और जो पैसा लग रहा है उसको बेटर है कि पूरे के पूरे बिजनेस को हम डाइवेस्ट कर दें, ठीक है। ये फ्यूचर में सुधरने वाला नहीं है। Therefore, the investment should be withdrawn immediately by divestment, and resources so released can be properly used elsewhere, ठीक है। जो रिसोर्सेज वहां से मिल रहा है बेच करके या डाइवेस्ट करके, जो रिसोर्स हमको मिला वो कहीं और बिजनेस में किसी और सेक्टर में हम लगा देंगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट। अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट समझने में कहीं कोई दिक्कत, ये वाला पोर्शन समझने में कोई दिक्कत? Yes or no? मैम फिर से एक बार बताइए ना, इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं? मैंने कहा ये आपका मैट्रिक्स है, फाइन, डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। इधर आपका इस एक्सिस पे आपका सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट है, और इस एक्सिस पे आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, ठीक है। आपके फर्म का क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, इस क्वाड्रेंट में आपको बताया जा रहा है कि आपके फर्म का भी कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक है, और इंडस्ट्री में भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब लोग उस इंडस्ट्री को पूछ भी नहीं रहे हैं, अनअट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे इज इक्विवेलेंट टू डॉग वाला जो बीसीजी में था, डॉग वाला क्वाड्रेंट। डॉग में हम क्या करते थे नमन? मैम याद नहीं। बीसीजी बताइए रिशांत। मैम इसमें रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो होता था और मार्केट ग्रोथ भी लो होता था, तो मैम बिजनेस को लिक्विडेट कर देना या सेल कर देना। मैम नहीं रहता था तो उसको सेल कर देते थे। हाँ ठीक है, डिसइन्वेस्ट करते थे या बेच देते थे। उस बिजनेस से जो पैसा आता था वो हम किसी और बिजनेस में लगाते थे जो प्रॉफिटेबल है या फिर जो फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाला है। करते थे नमन? यस मैम। वही चीज यहाँ पे। आप लेट से ज्वाइन किए, मैं देख रही हूँ एंट्री पे। कब ज्वाइनिंग हुआ आपका नमन? मैम 210 में। 210 में? यस फाइन। मैम। डाइवेस्टमेंट समझ गए, खैर छोड़िए, डाइवेस्टमेंट समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं फेज्ड विड्रॉवल। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में आइए। फेज विड्रॉवल ये वाले पोर्शन की बात हो रही है, कर्सर का मूवमेंट देखिए। फेज विड्रॉवल इस फेज की बात हो रही है जहां पे आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी वीक है और सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट एवरेज है, ठीक है। आपका पोजीशन वीक लेकिन कंपनी का पोजीशन एवरेज। तो यहाँ पे क्या डिसीजन होगा? 3 मैट्रिक्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बताइए। फेज विड्रॉवल मैम ब्रेक हो रहा है आवाज। अभी सही है? सही है? यस मैम। हाँ जानवी, आपसे मैं पूछ रही थी। 3 मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए आपका पोजीशन वीक है और ये सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट एवरेज है। यहाँ क्या डिसीजन होना चाहिए? नाम ही बता रहा है, नाम पे फोकस करिए। हम ये सेकंड वाला। हाँ ये वाला कर्सर जहां मूव कर रहा है। फेज विड्रॉल है यहाँ पे। तो क्या है? फेज विड्रॉल है वहाँ। हाँ तो नाम ही बता रहा है फेज विड्रॉवल की। देखिए मेरा पोजीशन तो कंप्लीट वीक है ही, और एवरेज सेक्टोरियल का आपका यहाँ पे डिसीजन क्या होगा? सेम एज कैश का। हम तो वीक हैं लेकिन ठीक है, अगर हम थोड़ा सुधार करेंगे तो शायद हम एवरेज तक पहुंच जाए। नाम वही फेज विड्रॉवल, यानी आधा जो बिजनेस जहाँ पे लग रहा है हमको वो हम निकाल लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। फाइन। यहाँ देखिए सेकंड वाला फेज विड्रॉवल, ये क्या बता रहा है? इसमें देखिए, इसमें भी जो डिफाइन है पीडीएफ मिलेगा तो भी ध्यान रखिएगा। ये सेकंड नंबर जो है फेज विड्रॉवल, तो यहाँ पे खैर लिखा हुआ है कि एसबीओ वीक है एंड इट्स बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट दी एवरेज है। तो अभी जहाँ कर्सर मूव कर रहा था वो उसका डिस्कशन हो रहा है। दोनों में वही बात हो रही है कि फेज विड्रॉवल कर देना है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट हो जाएगा, फर्स्ट लाइन डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी ऑफ दिस एसबीओ इज वीक और बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट्स आर एवरेज।
और द इन्वेस्टमेंट इन दीज एसबीओ शुड बी विड्रॉन इन फेज्ड मैनर। ठीक है, फेज्ड मैनर में हम लोग विड्रॉ करेंगे। द कंपनी में अडॉप्ट हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी इन दीज एसबीओ विदाउट एनी फर्दर न्यू इन्वेस्टमेंट इन दीज बिजनेस। ठीक है, हार्वेस्ट करना बेहतर होगा डिसीजन, बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फोकस करना है, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करना है। फाइन, इसको करेंगे हम लोग हार्वेस्ट। अब आ जाइए तीसरा, डबल और क्विट। तो अब मैट्रिक्स समझ गए होंगे, ये भी वीकर पोजीशन पे है, आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक है यहाँ पे। ठीक है, डबल और क्विट में आपका पोजीशन वीक है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है। अब इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है तो हम लोग जैसे होफर्स में देखे थे कि अगर हम वीक हैं तो मेहनत करेंगे, ठीक है, बढ़ने लायक हैं तो बढ़ेंगे इन्वेस्ट करके, अगर लगता है कि हम नहीं बढ़ सकते, अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते, तो बेटर टू क्विट। राइट, तो पहला लाइन क्या जाएगा कि हमारा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक है और यहाँ पे इंडस्ट्री या सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट हमारा अट्रैक्टिव है। डिसीजन वही सेम जो आपका होफर में था, ग्रोथ वाले स्ट्रैटेजी में सी प्रोडक्ट का, अगर पढ़े होंगे तो पता होगा सी प्रोडक्ट कहाँ पे था, ये जस्ट पीछे वाला चैप्टर है, ये याद होना रहना चाहिए। चेकआउट, हाँ, सी ग्रोथ वाले में था ना, ए बी और सी। आप देखेंगे सी था आपका सेकेंड ग्रोथ फेज में सबसे वीक वाले सेक्शन में। तो वहां क्या बताया गया था कि वीक सेक्शन में होगा तो सर्टेन हम पैसा वैसा लगा के अपने अंदर सुधार करके हम अच्छा उसका पोजीशन अपना बेस्ट कर सकते हैं, एवरेज या स्ट्रॉन्ग में जा सकते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे है, नहीं याद आ रहा है क्या, रुकिए स्क्रीन शेयर करती हूँ वो वाला ही। मैम होपर्स में वही उसका मतलब पोजीशन अपना वीक रहेगा तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं, वही तो एक ही लाइन में। हाँ, तो इसीलिए मैट्रिक्स में देखिए कंफ्यूज हो जाएगा, कंपैरेटिव करके आप पढ़ेंगे ना तो कम मेहनत लगेगा। ये देखिए यहाँ सी है, उसका पोजीशन वीक और स्टेज कौन सा, ग्रोथ है, इस पोजीशन की बात करें तो इसका जो है ना पोजीशन, सेम पोजीशन आपका वहां है, किसका, डबल और क्वाइट का मैम। तो ये समझ गए डबल और क्विट में क्या करना है, द बिजनेस प्रोस्पेक्ट आर अट्रैक्टिव बट द कंपनीज कैपेबिलिटी इज वीक इन दिस एरिया ऑफ बिजनेस। The company has two options to remedy the situation, that is invest more to exploit the prospect of business sector। ठीक है, exploit यानी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप इन्वेस्ट करिए, अपने प्रोडक्ट्स में सुधार करिए, एंड इफ नॉट पॉसिबल टू बेटर द सिचुएशन इट इज सजेस्टेड टू क्विट सच बिजनेस ऑल टुगेदर। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते सुधार, सिचुएशन में लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो बेटर टू क्विट। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है डबल और क्विट, या तो डबल करिए या नहीं तो छोड़ दीजिए वो वाला सेक्टर। ठीक है, वो होता है ना कि जैसे मैथ्स मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, बस एक जस्ट पासिंग मार्क हम ले आते हैं, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव हो जाएगा, करते हैं ना। सेम यहाँ पे है डबल और क्विट, या तो आप बहुत मेहनत करके अपना मैथ्स अच्छा कर लीजिए, या नहीं तो फिर जस्ट पासिंग मार्क ला करके बस अपना एवरेज थोड़ा स्कोरिंग बेटर कर लीजिए, बाकी सब्जेक्ट में उसका मार्क्स कंपनसेट करके। सेम यहाँ हो रहा है। अब आ जाइए चौथा वाला फेज विड्रॉवल। तो यहाँ पे बस देखिए फर्स्ट लाइन चेंज हुआ है, एसबीओ फॉलोइंग क्वाड्रेंट हैज अनअट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस सेक्टर इन विच द कंपनीज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी इज एवरेज। ठीक है, यहाँ देखिए मैट्रिक्स में चलिए, कॉम्पिटिटिव पोजीशन यहाँ देख पा रहे होंगे एवरेज है, फाइन, और इंडस्ट्री हमारा या सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट क्या है यहाँ पे, अनअट्रैक्टिव है। यहाँ पे क्या था, हमारा सेक्टर, हमारी जो कंपनी है वो वीक है, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पे एवरेज है। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट, यहाँ पे सेक्टोरल आपका हो गया आपका अनअट्रैक्टिव और अपना एवरेज पोजीशन है। तो सेम डिसीजन हमारा यहाँ भी सेम होगा कि हम एवरेज है, इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, तो क्या करना चाहिए, कैश काउ। इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है यानी फ्यूचर में डिमांड आने वाला है नहीं, तो अगेन हार्वेस्ट। कैश काउ में क्या करते थे, हार्वेस्ट, राइट। यस मैम। तो ये हो गया आपका फेज विड्रॉवल। द कंपनी शुड विड्रॉ फ्रॉम दिस बिजनेस ग्रेजुअली इन द फेज मैनर बाय अडॉप्टिंग हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी। आप लोग याद रखने के लिए यहाँ पे कैश काउ कर सकते हैं, ठीक है, जब पीडीएफ भेज दूंगी कैश काउ, और यहाँ पे डॉग पोजीशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस तरीके से याद आ जाएगा। वो भी तब याद आएगा जब बीसीजी आपका क्लियर होगा। अब बहुत लोग बीसीजी पढ़ के भी नहीं आए, तो वो तो
कुछ भी बोल दीजिए, डॉग बोल दीजिए, कैश कहाँ पता ही नहीं है, क्योंकि बीसीजी क्लियर ही नहीं है। बीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैट्रिक्स आप पढ़ें ना पढ़ें, वैसे तो पढ़ने का सारा सजेशन है, लेकिन बीसीजी आपको पढ़ के जाना है। हर ईयर उससे क्वेश्चन आया है, और आगे कंपटीशन भी अगर फेस करेंगे, अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पूछेगा तो बीसीजी पूछेगा ही पूछेगा। हम लोग जब नेट का एग्जाम देते थे तो भी बीसीजी से बहुत क्वेश्चन होता था, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बीसीजी इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। कोई पीएसयू एग्जाम अगर आप फेस करेंगे वहां भी बीसीजी पूछा जाएगा, और ये यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से तो है ही इंपॉर्टेंट बीसीजी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बाकी जितना भी है कहीं ना कहीं कंपैरिजन बीसीजी से हो रहा है। बीसीजी के बाद जी आप पढ़े, कंपैरिजन हो रहा था बीसीजी से, जी में भी होफर्स का भी कंपैरिजन हो रहा था बीसीजी से ही, ठीक है। और फिर इसका भी है, तो वो बेस है, सारे मैट्रिक्स का वही बेस है, ठीक है। तो वो तो कम से कम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा ही। इनफैक्ट आपका असाइनमेंट बीसीजी मैं कर दे रही हूँ, ताकि आप चाह के भी भूले ना, आपको बीसीजी पे असाइनमेंट बना के सबमिट करना है। सिंपल है, इजी है, कम टाइम टेकिंग है, हो जाएगा। कितने दिन में हो कब तक जाएगा? करना है मैम? तक करना है मैम। कितना, मेरे हिसाब से 2 दिन काफी होना चाहिए। मैम रिपीट कर दीजिए क्या करना है। बीसीजी मैट्रिक्स पे आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, पहले में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे आपको मैम ब्रेक हो रहा है आवाज। अभी आवाज सही है? संडे तक जमा कर देंगे। संडे तक, ठीक है, संडे तक कर दीजिए। वेडनेसडे आज, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन ले लीजिए। संडे को सबका आ जाना चाहिए, ठीक है। इजी है, कम मैम टाइम उसके बारे में पूरा लिखना है फिर। हाँ, बीसीजी इसीलिए एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ इसीलिए कि बीसीजी में आप प्रॉपर टाइम डिवोट करें। इसमें कैसे लिखेंगे, जितना मैंने पीडीएफ और जो मैं क्लास में पढ़ाई हूँ वो तो कवर होना ही चाहिए। इसके साथ कोई एक एसबीयू को आप लेंगे, ठीक है। इसके साथ कोई एक एसबीयू को, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का जैसे मैंने समझाया था और उसको प्लेस किया था ना हर क्वाड्रेंट पे, उसी तरीके से आप कोई भी कंपनी ले लेंगे और उसको प्लेस करेंगे सारे क्वाड्रेंट पे। जैसे टाटा का हम ले लिए, टाटा का कौन सा प्रोडक्ट डॉग में डालने लायक है, कौन सा प्रोडक्ट आप उसमें डालेंगे, कौन सा एसबीयू आप कैश काउ में डालेंगे, कौन सा एसबीयू आप किसी और में डालेंगे, इसमें स्टार में डालेंगे। इस तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट पहले आप एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में एक एसबीयू, मतलब एक कंपनी और सारा एसबीयू आप बॉक्स में डालेंगे। बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस मैम। ये रहेगा आप लोगों का असाइनमेंट, ठीक है। ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, मेरे हिसाब से 1 दिन 2 दिन सफिशिएंट है, ठीक है। आप 4 दिन ले लीजिए, लेकिन अच्छे से बना के दीजिए ताकि एग्जाम में आप ये मार्क्स स्कोरिंग होगा, ठीक है। कम से कम ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 4 मार्क्स का पूछे चाहे 6 मार्क्स का पूछे, ये मार्क्स सिक्योर है आपका। इसीलिए ईमानदारी से बनाइएगा, चीटिंग करके कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाइएगा, ठीक है। देंगे कैसे आप लोग, नोटबुक पे बनाएंगे या फिर वर्ड फाइल में बनाएंगे? बताइए। वर्ड फाइल में, वर्ड फाइल में। मैम नोटबुक में। मैम नोटबुक में। मैम पीडीएफ में बना देंगे मैम। पीडीएफ वर्ड फाइल में ज्यादा सही है मैम। आपका अगर वर्ड फाइल में बनाएंगे तो थोड़ा करेक्शन करने में इजी होगा, ठीक है। और कॉपी में बहुत का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। कोशिश करिए पीडीएफ में ही करें, और मोबाइल भी है आपके पास तो मोबाइल में भी आप पीडीएफ कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट थोड़ा कोशिश करिएगा कम करने का, फाइन, क्योंकि एसबीयू में आपका अपना चाहिए, ठीक है। नेट पे सर्च करिए, आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा, फाइन। व्हाट्सएप पे भेजना है? व्हाट्सएप नहीं, बाप रे मेरा फोन हैंग हो जाएगा, आप मेल कर दीजिएगा neha.jha@cmh.in, ये मेल आईडी है, इस पे भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं देख लूंगी, चलिए कर लेंगे आप लोग ये सब, और संडे तक दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ डिस्कशन हो रहा था, फेज विड्रॉवल समझ गए। अब आ जाइए कस्टोडियल। अब ये कस्टोडियल क्या बोल रहा है, कस्टोडियल कहने का मतलब है कि यहाँ पे बिजनेस सेक्टर इज एवरेज, ठीक है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सेक्टर इज एवरेज, ठीक है, यानी इंडस्ट्री एवरेज है और आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन वो भी एवरेज है, तो दोनों एवरेज रहता है। उस केस में हम क्या करेंगे, होल्ड, ठीक है। उसमें क्या सजेस्टेड है, आप होल्ड करिए पोजीशन विद लिटिल सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड द एसबीयू
व्हेन द पोजीशन इज मोर क्लियर, एवरेज है तो मतलब क्लियर नहीं कि एवरेज के बाद वो और नीचे जाएगा या और ऊपर उठने वाला है। तो जब सिचुएशन या पोजीशन सबसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो आइदर द एसबीयू कैन कंटिन्यू इन सच बिजनेस और विड्रॉ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या तो कंटिन्यू करिए अगर पोजीशन सुधरने वाला है, या नहीं तो विड्रॉ द इन्वेस्टमेंट बाय फोकसिंग ऑन अदर प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, तो कस्टोडियल का क्या मतलब है कि अभी दोनों एवरेज है, सिचुएशन क्लियर जब हो जाए तब एसबीयू अगर बेहतर पोजीशन में जाने वाला है तो कंटिन्यू इन सच बिजनेस, और अगर नहीं तो अगेन विड्रॉ करिए और प्रॉफिटेबल बिजनेस में डालिए। फाइन, आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट है, समझ गए ना कस्टोडियल, ये वाला है, देखिए एक बार मैट्रिक्स में भी देख लीजिए, इसका एवरेज पोजीशन और सेक्टोरियल भी एवरेज, ये मिडिल पोजीशन है कस्टोडियल। समझ गए? अरे हाँ या ना बोलने में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ कोई क्वेश्चन आ रहा था? कोई क्वेश्चन? बस मैम सुनाई दिया, चलिए ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला है ट्राई हार्डर। ट्राई हार्डर मतलब आपका पोजीशन एवरेज लेकिन इंडस्ट्री देखिए अट्रैक्टिव। ठीक है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है यानी आप में मतलब आप थोड़ा ही दूर है लीडर बनने के कगार पे। ठीक है, तो ट्राई हार्डर, आप कोशिश करिए, कुछ भी करिए, इन्वेस्ट करिए। ऑब्वियसली यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे आप R&D में इन्वेस्ट करें, चाहे प्रोडक्ट फीचर्स में इन्वेस्ट करें, तो आपको यहाँ ट्राई हार्डर, इस क्वाड्रेंट में आपका होगा ट्राई हार्डर वाला सिचुएशन। फाइन, आइए वापस, यहाँ है ट्राई हार्डर। The business sector prospect are attractive for the SBU, but the company's competitive capability is average. These SBUs need additional resources to strengthen their capability. ठीक है, रिसोर्सेज ज्यादा आपको चाहिए। अब इसमें और क्या सजेस्ट किया गया है कि निश पे आपको फोकस करना चाहिए, ये बेटर मतलब सजेशन होगा। निश इज द सुटेबल स्ट्रेटेजी इन दीज सिचुएशन। लॉट ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू टैप द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सजेशन दिया गया, और एनी हाउ ट्राई हार्डर नाम ही बता रहा है कि यहाँ आपको कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि आप लीडर बनने के कुछ ही दूर है। अब आ जाइए कैश जनरेशन। कैश जनरेशन में आपका मैट्रिक्स में पोजीशन यहाँ है, यानी आपका वीक, सॉरी आपका स्ट्रांग, आपका पोजीशन स्ट्रांग है लेकिन इंडस्ट्री कंप्लीटली अनअट्रैक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सजेशन होगा कैश जनरेशन में? तो बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट आर ब्लिंक, मतलब बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट ब्लिंक मतलब अनअट्रैक्टिव है, नॉट सो गुड। ठीक है, या इज इन बैड कंडीशन। ओके, ये वाला मैं हटा ही देती हूँ और इसके जगह पे बैड। ठीक है, द बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट्स आर बैड बट द एसबीयूज कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज स्ट्रॉन्ग, यानी अपना इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास है, जिसकी वजह से एसबीयू अपने इंटरनल स्ट्रेंथ की वजह से कैश इनफ्लो ला पाने में, जनरेट कर पाने में सक्षम है। अंडरस्टूड? हम कैश इनफ्लो ला पा रहे हैं, अभी भी प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, इवन इफ अनअट्रैक्टिव आपका बिजनेस सेक्टर है फिर भी। ठीक है, तो इसमें क्या सजेशन होगा कि ज्यादा ऑब्वियसली अनअट्रैक्टिव है सिचुएशन, अनअट्रैक्टिव बिजनेस में है हम लोग, तो ज्यादा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो वेरी लिटिल एडिशनल इन्वेस्टमेंट में बी अलाउड फॉर सच एसबीयूज, बट एक्सपेंशन प्रोग्राम्स, ठीक है, शुड नॉट बी अंडरटेकन इस सिचुएशन में। ठीक है, आपका कैश जनरेशन हो रहा है लेकिन एक्सपेंशन या एक्वायर करने का आप नहीं सोच सकते, डाइवर्सिफाई करने का नहीं सोच सकते, अनलेस द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली। ठीक है, जब तक आपको दिख नहीं रहा है कि हाँ इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस सुधरने वाला है। ठीक है, अगर सुधरने वाला है तो फिर आपको परमिशन है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में भी देख रहे हैं कि ये अनअट्रैक्टिव ही रहने वाला है, then again better don't invest, don't give any additional money to it. ठीक है, ये आपका कैश जनरेशन। अब आते हैं ग्रोथ। अब यहाँ ग्रोथ में देख पा रहे होंगे आपकी अपना पोजीशन तो स्ट्रांग है ही, लेकिन सेक्टर यहाँ पे एवरेज है, तो इसको लीडर ग्रोथ बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे कैश जनरेशन, ये लीडर ग्रोथ, लीडर से जस्ट नीचे। ठीक है, यहाँ पे 5 उंगली घी में नहीं है, 4 उंगली घी में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, एसबीयूज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज एवरेज and the company's competitive capabilities is strong in this area. This require infusion of additional fund, यानी यहाँ क्या सजेस्ट किया जा रहा है, इन्फ्यूजन, यानी डालिए, आप बिजनेस में पैसा डालना है। ठीक है, एडिशनल फंड डालना होगा टू सपोर्ट प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, प्रोडक्ट को इनोवेशन करने की जरूरत है, R&D एक्टिविटी करने की जरूरत है, कैपेसिटी एक्सपेंड करने की जरूरत है।
ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ फेज में आ चुका है। सो दीज शुड अडॉप्ट ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन दिस सिचुएशन विद कॉशन। ठीक है, कॉशन के साथ हमें यहाँ ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए। द सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग विल इनेबल द कंपनी टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एवरेज मतलब इंडस्ट्री एवरेज में है, यहाँ पे अगर हम ज्यादा अवेयरनेस अगर लाएंगे, यहाँ पे सेल्फ प्रमोशन क्यों बोला जा रहा है, यहाँ कस्टमर में अगर थोड़ा अवेयरनेस दिखाएंगे या फिर आप बोलिए कि अपने प्रोडक्ट का यूजर्स बताएंगे तो शायद कस्टमर अट्रैक्ट हो। इसीलिए यहाँ पे ये सजेस्ट किया गया कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करिए, सेल्स एंड प्रमोशन पे ज्यादा फोकस करिए, प्रोडक्ट को नया दिखाने का कोशिश करिए, अब नया क्या आप लाए हैं, अब क्या R&D उस प्रोडक्ट में किए गए हैं। फाइन, तो ये हो गया आपका लीडर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। एंड लास्ट दैट इज मार्केट लीडरशिप, जिसको तो बताने की जरूरत नहीं है, सबसे बेस्ट पोजीशन सारे क्वाड्रेंट में, अट्रैक्टिव भी और स्ट्रांग भी, सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट अट्रैक्टिव और आपका अपना पोजीशन भी स्ट्रांग, तो लीडर के पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे जब लीडर आप बन जाते हैं तो हर सारे मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्टार में भी हम लोग देखते आए हैं, क्या था स्टार में सनाया? मैम स्टार में हो रहा था कि हम लोग यहाँ ग्रोथ कर चुके हैं और फिर जो भी इन्वेस्ट अच्छा खासा यहाँ पे कमा चुके हैं, अगर फ्यूचर में, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने का सजेशन देते हैं या फिर बाहर निकालने का सजेशन देते हैं, पैसा निकालने का सजेशन देते हैं? मैम निकालने का सजेशन देते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है। रश्मि, स्टार में क्या बताया गया था? मैम जो कि मतलब सारे मैम जो मतलब हर चीज से बेस्ट हो और इसमें मतलब मैम कैश काउ में एक लाइन में बस जवाब दीजिए, इन्वेस्ट करेंगे या निकालेंगे? मैम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे मैम? और मतलब बेटर ग्रोथ के लिए कैश काउ से कट करके। सही कि यहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना, ये वाला पता है रेस्टलेस वाला पोजीशन होता है। ठीक है, स्टार का जो पोजीशन होता है कंटिन्यूस आपको कॉम्पिटिटर को compete करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ पैसा आपको डालते रहना होगा स्टार पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, है ना। स्टार में दोनों हाई है, आपका मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट भी आपका अच्छा ग्रो कर रहा है, तो जब ग्रो कर रहा है जितना अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना होगा ना। अब ग्रैब करने के लिए हमको वो सारा काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को में फीचर्स ऐड करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, ठीक है, पैसा और उसमें डालना है क्योंकि फ्यूचर में भी ग्रोथ देने वाला है ये, इसीलिए स्टार में हम लोग पैसा डालते हैं। और ठीक है, तो इसीलिए सेम पोजीशन यहाँ लीडर का है, अट्रैक्टिव और स्ट्रांग। यहाँ पे रेस्टलेस वाला पोजीशन होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ हम ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी कहने का मतलब यहाँ रेस्टलेस सिचुएशन होगा, आपको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ इनोवेशन करना होगा, कैपेसिटी में एडिशन लाना होगा, R&D एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना पड़ेगा। फाइन, तो पहले एनी हाउ फर्स्ट लाइन में आप अट्रैक्टिव बताएंगे, SBU सेक्टर prospect are attractive and company's competitive capability is also strong। रेस्ट तो मैंने आपको डिसीजन क्या लेना है वो आप ऑलरेडी बता दिया गया है। फिर इकोनॉमीज और स्केल की वजह से will also help in attaining cost leadership also। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने की वजह से आप कॉस्ट लीडरशिप के पोजीशन, कॉस्ट लीडरशिप क्या है नाउ? नमन, अनुग्रह, कॉस्ट लीडरशिप स्टक हो रखे हैं, बताइए। मैम अभी नहीं याद आ रहा है। हर्ष बताइए, कॉस्ट लीडरशिप। मैम वो 3 जनरल स्ट्रेटजीज में आता है जिसका मेन मोटिव ये रहता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना। वेरी गुड, जेनरिक स्ट्रेटजी में आप लोगों को बताया गया था कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, कॉस्ट लीडरशिप, म्यूट रखिए, और चौथा सोनम निश मार्केट, फोकस, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये 4 स्ट्रेटजी बताया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं भी 3 भी लिखा रहता है अगर आप फोकस सिर्फ लिख रहे हैं, तो कहीं 4 रहता है जहां पे फोकस को बाइफर्केट कर देगा, फोकस कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंशिएशन, ये था। तो कॉस्ट लीडरशिप में हम क्या फोकस करते हैं कि कम से कम कॉस्ट में हम कस्टमर को अवेलेबल करवाएं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हम कॉस्ट लीडरशिप को भी अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सजेशन है कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये था आप लोगों का सेल डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स, और यहाँ खत्म होता है आपका आखिरी मैट्रिक्स।
ठीक है, तो सारे मैट्रिक्स का पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है, कंपैरेटिव स्टडी करिए। फाइन, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट मैम। हाँ क्या जानवी? मैम थोड़ा सा स्टार्टिंग का पॉइंट्स बता दीजिए ना, लेट ज्वाइन करा था मैंने। स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं बताया, बस कहाँ इन्वेंशन कौन डेवलप किया था, तो सेल केमिकल ने डेवलप किया था यूके में। फिर शुरुआत, उसके बाद तो आपका मैट्रिक्स का डिस्कशन हो रहा है कि वर्टिकल एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, सेम है कैपेसिटी बिल्डिंग और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट वो शो करता है। इसमें कैपेसिटी कैपेबिलिटी में 3 फैक्टर्स को हम लोग लेते हैं, ये भी हाईलाइट कर देती हूँ। ये 3 फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, कौन कौन? मार्केट पोजीशन, प्रोडक्ट कैपेबिलिटी और प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और प्रॉफिटेबल में हम लोग फोकस करते हैं मार्केट ग्रोथ रेट में, मार्केट क्वालिटी में और एनवायरमेंटल प्रोस्पेक्ट्स में। ठीक है, किस पर्पस के लिए डीपीएम है? तो हमारा टॉप मैनेजमेंट को एक बेसिकली एक प्लानिंग प्रोवाइड करता है कि कॉन्ग्लोमरेट प्रोडक्ट को हम कैसे बैलेंस करें। ठीक है, डाइवर्सिफाइड पोजीशन अगर हमारा है तो उसको हम कैसे बैलेंस करें, ये इसका मेन मकसद है। उसके बाद आगे आपके मैट्रिक्स पे पहला था डाइवेस्टमेंट, अगेन रिपीट करवा देती हूँ। ठीक है, डाइवेस्टमेंट क्या चीज है? मेरा पोजीशन वीक है, बिजनेस का प्रोस्पेक्ट यहाँ पे अनअट्रैक्टिव है। क्या पोजीशन है? सब चीज अनअट्रैक्टिव है, मेरा कोई गुजारा हो ही नहीं सकता, अब हम जिंदा रह के क्या करेंगे? ठीक है, वैसा वाला सिचुएशन है तो डॉग पोजीशन। ठीक है, सब चीज वीक है। नेक्स्ट इज फेज विड्रॉवल। यहाँ पे अभी हम पूरी तरीके से नहीं मरे हैं, अभी थोड़ा जान बाकी है, तो थोड़ा जितना जान बाकी है उसमें थोड़ा मेहनत करके हम लोग काम कर ले, नहीं तो जो काम करने लायक नहीं है हम थोड़ा मतलब समझिए थोड़ा निकाल लें, जो प्रॉफिट नहीं दे रहा वो हम फेज विड्रॉवल कर लेंगे। फाइन। डबल और क्विट में वही बताया गया है कि आपका पोजीशन वीक है लेकिन इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्टिव है, तो अगर आप अपने अंदर सुधार कर सकते हैं तो सुधार करके उसको डबल करिए, अगर सुधार नहीं कर सकते तो क्विट कर जाइए। फाइन। फेज यहाँ पे चौथा वाला फेज विड्रॉवल में क्या है कि अपना पोजीशन क्या है? एवरेज है। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, यहाँ पे भी फेज विड्रॉवल है। फाइन, मतलब आधा विड्रॉ करिए क्योंकि बिजनेस आपका ज्यादा प्रॉफिटेबल हो नहीं रहा है हार्वेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्री भी अनअट्रैक्टिव है, फ्यूचर में भी ग्रोथ देने का कोई चांसेस नहीं है। कस्टोडियल में दोनों एवरेज था, तो एवरेज दोनों अगर है तो अभी पोजीशन कुछ क्लियर नहीं है, तो वहां होल्ड करिए। फाइन। फिर है ट्राई हार्डर। ट्राई हार्डर नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे आपका इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन आपका पोजीशन अभी एवरेज है, तो एवरेज वाले स्टूडेंट क्या करते हैं? और थोड़ा कोशिश करते हैं, और थोड़ा कोशिश करते हैं हम लोग टॉपर बनने के लिए। ठीक है, दैट इज ट्राई हार्डर। फिर नेक्स्ट इज कैश जनरेशन। कैश जनरेशन आपका हुआ कि यहाँ पे इंडस्ट्री तो हमारा बैड है, मतलब अनअट्रैक्टिव है। ठीक है, लेकिन हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रेंथ होने की वजह से कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा वो हमें पता नहीं है। तो अगर वो इम्प्रूव करने लायक है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी फ्यूचर में, तो फिर इन्वेस्ट करिए, नहीं तो फिर यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने का ऐसे अदरवाइज सजेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे 4 उंगली, ऐसे आप याद रख सकते हैं, यहाँ 5 उंगली घी में नहीं है तो 4 उंगली घी में है। यहाँ पे इन्फ्यूज करिए, अपने अंदर कैपेबिलिटी बनाइए, R&D एक्टिविटी करिए, प्रोडक्ट इनोवेशन वगैरह करिए। ठीक है, ये सजेशन आपका ग्रोथ में है। और लास्ट में लीडरशिप है। यहाँ पे रेस्टलेस वाला सिचुएशन होता है, यहाँ पे जितना आप अपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बचाए रखने के लिए मन्नत कर सकते हैं, मन्नत करिए। ठीक है, बस ये सेल्स डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स यही बताया गया। फाइन, ये भी मैं भेज देती हूँ आप लोगों को, देख लीजिएगा।